केमिस्ट्री पार्ट 1 के विलियन, जिसका पार्ट का नाम विलियन है, से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर वाले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। मोललता का मात्रक क्या है? तो उत्तर होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम। मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। दूसरा क्वेश्चन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलेय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र। तो वाष्प दाब और अपेक्षिक अवनमन तथा विलयन के द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र क्या होता है? P डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर WB बटे MB गुणे MA अपान WA। चाहिए शुद्ध विलायक वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ WB क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का भार। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी तनु विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम क्या है? तो एक वाक्य के लिए स्थिर ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। पांचवा, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका हो जाएगा एसीटोन और बेंजीन। एसीटोन। छठवां है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए। तो ऋणात्मक विचलन वाले के लिए ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक था। ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और एसिटिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, एसिटिक अम्ल का तो CH3COOH। सातवां, एंटीफ्रिज यौगिक का एक उदाहरण। एंटीफ्रिज यौगिक का एक उदाहरण है एथिलीन। आठवां क्वेश्चन, प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई। तो प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नौवां क्वेश्चन, न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी विलयन का एक उदाहरण है। न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी विलयन का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 96.4 C2H5OH प्लस 4.5 H2O। मतलब 96.4% क्या होना चाहिए? एथिल एल्कोहल और 4.5% जल के मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन का क्या कहलाता है? तो विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है? तो तनु विलयन कहलाता है। इसका आंसर ये है तनु विलयन। 11वां नंबर है, 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 11 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 12 विलयन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर गुण क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अणु संख्या गुणधर्म। 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है? तो 13 नंबर हो जाएगा मोललता उन्नयन स्थिरांक। 13 नंबर का आंसर ये मोलर उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट, प्रायोगिक गुणधर्म के आंकड़े से गणना द्वारा प्राप्त सामान्य आणविक द्रव्यमान से प्राप्त भिन्न आणविक द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा असमान आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो इसका हो जाएगा विलेय के कणों की संख्या पर। फिर है 16 नंबर, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस है।
तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। नेक्स्ट सत्त वाले क्वेश्चन। पहले विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है, तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा, मोल प्रभास ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है, तो ये असत्य है। मोल प्रभास ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, ppm 105 भाग विलयन में विलेय के भार भागों की संख्या है, तो ये असत्य है। ये विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर वाष्प कम हो जाता है, तो चौथा क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। विलेय का अपघटन होने पर प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म के आंकड़े से गणना करने पर आणविक द्रव्यमान का मान समान आणविक द्रव्यमान से कम हो जाता है, तो ये सत्य है। अब 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है हेनरी के नियम को लिखिए। तो हेनरी के नियम स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के अनुसार क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, जो निश्चित उसमें गैस के जो द्रव्यमान है गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। यदि विलायक, तो ये जहाँ आयतन यहाँ है कि यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य दाब P हो तो m बराबर Kp, जहाँ K एक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित तो यहाँ पे क्या होगा? कणों होगा। तो अणु संख्या गुण विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। मतलब अणु संख्या गुणधर्म वह है जो विलेय के भौतिक गुणों जो विलयन में उपस्थित कुल कणों पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर अणु संख्या गुणधर्म कराते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अणु संख्या गुणधर्म। तो अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से हैं? वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशण दाब। तो 4 ये अणु संख्या गुणधर्म है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, स्थिर क्वथी मिश्रण या एजियोट्रॉपी किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो क्या स्थिर क्वथी मिश्रण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्वित हो जाते हैं स्थिर क्वथी या स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। इनमें 95.6% एल्कोहल तथा 4.4% जल का मिश्रण स्थिर क्वथी मिश्रण का उदाहरण है। 78.3 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। स्थिर क्वथी मिश्रण के अवयवों को आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो क्या है? स्थिर क्वथी मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। पहला, निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनका वाष्प दाब उच्च होता है, अतः इनका क्वथनांक कम होता है। उदाहरण हो जाएगा एसीटोन और CH2। एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और एथिल अल्कोहल और एनहेक्सेन। दूसरा, उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। पहला है निम्न क्वथन और दूसरा है उच्च क्वथन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो उच्च क्वथन में धनात्मक करते हैं, उच्च क्वथन में धनात्मक विचलन, और निम्न क्वथन में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उनका वाष्प अब अपेक्षाकृत कम हुआ क्वथनांक उच्च होता है। उदाहरण एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ईथर और क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा। प्रश्न चौथा, प्रतिलोम पराशण किसे कहते हैं? जब किसी विलयन पर उसके पराशण दाब से अधिक
का बाह्य दाब आरोपित कर दिया जाता है तो अर्धपारगम झिल्ली में से बाहर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का विलयन में शुद्ध विलायक में होने वाला प्रवाह प्रतिलोम प्राशन कहलाता है। तो क्या है, जब अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रदर्शित जाते हैं तो प्राशन कहलाता है। लेकिन प्रतिलोम प्राशन क्या होगा, इसका उल्टा घटना है। जब क्या है, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से क्या होने लगते हैं, विलायक की ओर जाने लगते हैं, शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्राशन। इसका उपयोग है, इसकी सहायता से कठोर एवं लवण युक्त जल का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला समप्रासी विलयन और दूसरा अर्धपारगम झिल्ली। तो समप्रासी विलयन क्या हो जाएगा, समप्रासी विलयन वे विलयन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं समप्रासी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनका प्राशन दाब क्या हो, समान हो, उन्हें समप्रासी विलयन कहते हैं। समप्रासी विलयनों में मोलर सांद्रताएं क्रमशः तुल्य होती हैं। तो जो समप्रासी विलयन होते हैं उनके मोलर सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। गणितीय रूप में लिख सकते हैं N1 बराबर N2, N1 बराबर N2। दूसरा नंबर अर्धपारगम झिल्ली, ऐसे झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं जबकि विलेय के अणु या आयन इनमें से नहीं गुजर पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली है जिसमें केवल विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है, तो अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। उदाहरण क्या है, जांतव एवं पादप झिल्लियाँ जो होती हैं ये अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। छठवां क्वेश्चन, मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। तो मोल प्रभाज क्या है, तो उत्तर, मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। अब यहाँ यदि विलेय के मोलों की संख्या को N1, विलायक के मोलों की संख्या को N2 माने तो मोल प्रभाज, तो विलेय के लिए मोल प्रभाज, तो जब विलेय के लिए मोल प्रभाज बोलेगा तो क्या लिखे, विलेय को N2 माना है, विलेय को N1 माना है। अब विलेय के मोलों की संख्या को N1 और विलायक के मोलों की संख्या को N2, तो इसका सूत्र बन जाएगा N1 अपान N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। यदि विलायक के लिए बोले तो N2 अपान N1, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर, मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मोलरता वे विलयन के आयतन पर विचार करते हैं और मोललता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। मोललता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है और मोललता 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या है। तो पहला नंबर ये हो गया। दूसरा परिभाषा हो गई। तीसरे में, मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। मोलरता में विलायक के भार का महत्व नहीं होता और मोलरता में विलयन के आयतन का कोई महत्व, इसमें भार का कोई महत्व नहीं होता और इसमें आयतन का कोई महत्व नहीं होता। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है, जबकि मोलरता तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये परिवर्तित हो जाती है और ये परिवर्तित नहीं होती है। तो ये इसके अंतर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। तो आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर क्या, पहला है, ताप एवं दाब की संपूर्ण प्रास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट का पालन नहीं करते हैं। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन
होता है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आयतन परिवर्तन होता है, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होगा, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे।